हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कम सम पढ़ते होंगे, गपशप ज़्यादा करते होंगे, यही उम्मीद है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोग कुछ देखे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आज होंगे लेक्चर 22 माने 22। यहाँ पर थोड़ी बल्ब के कारण, ये बल्ब जल रहे हैं सामने, इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई थोड़ा कम दे रहे होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRICFIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड होलो स्फीयर। तीसरा नंबर एप्लीकेशन है। जैसे कल लिस्ट बनाए थे 6 गो का, तो उसमें ये तीसरे नंबर के हैं, देख सकते हैं। आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आइए, एक गोला लिए हैं, ये वाला गोला है, ये गोला नहीं है, डॉटेड लाइन गोला नहीं है, ये डॉटेड लाइन गोला नहीं है, सॉलिड लाइन गोला है। यहाँ पर देखिए, माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या। यहाँ देखिए, ये कैपिटल आर, ये त्रिज्या है, यहां से यहां तक, ये सॉलिड लाइन जिस पर प्लस चार्ज देख रहे हैं आप। आर त्रिज्या वाले होलो स्फीयर है जिस पर कुल आवेश Q है, देख रहे हैं, ये प्लस Q आवेश है। ठीक, आवेश घनत्व तथा आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। आवेश घनत्व सिग्मा। स्फीयर के सतह से बाहर, स्फीयर के सतह से, यही ना सतह है ये, तो स्फीयर के सतह से बाहर केंद्र से आर दूरी पर, छठकिनवा आर, देख रहे हैं, छठका आर, यहां से यहां तक देख लीजिए, ये आर दूरी पर कोई बिंदु ए, देख रहे हैं, कोई बिंदु ए, ये सतह पर कोई बिंदु बी, यहां देखिए, सतह पर कोई बिंदु बी तथा स्फीयर के अंदर बिंदु सी। स्फीयर तो अपना ये है ना, तो इसके अंदर चले आइए, ये बिंदु हो गए सी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब बगल में लिखा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। समझ रहे हैं? तो आइए इसको हम निकालने का प्रयास करते हैं और लिखते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। फ्रॉम गॉस थ्योरम। किसके थ्योरम से चलेंगे हम लोग? गॉस के थ्योरम से चलेंगे। तो यहां क्या जानते हैं? EDS इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग जानते हैं गॉस थ्योरम से। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन EDS cos थीटा इक्वल टू E बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए, डेल एस, ये थीटा क्या है? डेल एस और E के बीच का एंगल। तो एंगल इक्वल टू क्या हो गया? थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E को बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? E बाहर आ गए, तो इंटीग्रेशन ऑफ DS इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कल भी बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ DS, यदि DS का हम यदि क्षेत्रफल कहें, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, तो इस स्फीयर का पूरा यदि हम क्षेत्रफल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? अभी स्फीयर ये नहीं, ये बिंदु लिए हैं, इस बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो इस बिंदु के लिए हम निकाल रहे हैं। तो यहां देख लीजिए क्या हो गया? तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से E इक्वल टू क्या करेंगे? E इक्वल टू क्या कर लेंगे? Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, यही आ गया एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 मान लेंगे।
फटाक से इनको छापिए तो जरा एक बार, फटाक से। तो चलिए, उम्मीद है इनको क्या कर लिए होंगे, छाप लिए होंगे। अब आइए जरा इस एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में सोचते हैं। यदि हम बिंदु ए की बात करें, बिंदु ए, तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इक्वल टू आर। तो ई बराबर क्या हो जाना है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये बिंदु ए पर तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। अब याद कीजिए, क्या ये कभी पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज? जब ये आर बहुत दूर हो जाए, ये आर को खींच करके हम काफी दूर ले जाएं, तो ये स्फीयर किसके भांति व्यवहार करेगा, पॉइंट चार्ज के भांति। जब ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, क्यू बाय जितना स्फीयर पर चार्ज है और जितने दूर में हम निकाल रहे हैं। तो यहां हम लिख रहे हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए माने कहां है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड। आउटसाइड डिस्टेंस कितना हो गया, आउटसाइड डिस्टेंस इक्वल टू आर। कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर ये दिया जाएगा। ठीक, अब आइए हम देखते हैं एट पॉइंट बी। एट पॉइंट जब बी हो गया तो क्या हो गया, ऑन द सरफेस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एट पॉइंट बी की ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ऑन द सरफेस जैसे ही बात करेंगे तो ये r इक्वल टू क्या हो जाना है, r। ये r किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, r में। तो यहाँ E बराबर क्या हो जाना है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। रुकिए, अभी नहीं आए हैं तो इधर छाप लिए होंगे, इस साइड मिटाते हैं इनको मिटा लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इनको क्या कर लिए हैं, अब लिए हैं मिटा। अब उनको करेंगे काम उन पर। अब देखो मिटा लिए हैं, याद रखना। तो उसी को यहां से बढ़ाते हैं, यहां से सीधा तीर मार करके यहां पर लाए हैं। चलिए, अब यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां कुछ और दिया हुआ है जिसका आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए। ए क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएंगे, क्यू बाय एरिया ऑफ स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा कि ये काम आप यहां क्यों नहीं किए, यहां इसलिए नहीं किए कि हमारा स्फीयर का सतह नहीं है, स्फीयर का सतह तो ये है, इसलिए यहां हम आवेश घनत्व निकाल रहे हैं। तो यहां देख लीजिए क्या हो गया, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको शायद आपको हो याद हो, इसको समीकरण 1 भी कहे थे। अब यहां क्या कीजिए, समीकरण, इसको 1 कहे थे, इसको 2 कह लीजिए। ठीक चलेगा। समीकरण 2 में Q का मान रखने पर तो क्या हो जाना है, E इक्वल टू Q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मरना है किसको, इत्मीनान से काटो। हाँ, तो क्या निकल गया भैया, E इक्वल टू सिग्मा बाय कहां पर, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। चलिए फटाफट छापिए, देखिए तीर लगाए हैं, यहां से यहां आए हैं, इसके बाद ये आए हैं, फटाक से छाप लीजिए।
तो चलिए, उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। अब इनको क्या कर रहे हैं, हम रहे हैं इनको मिटा। तो चलिए, दिए हैं अब मिटा। इसको रखते हैं, थोड़ी बहुत इनकी काम भी है, चल जाएगा काम। अब आइए करते हैं एट पॉइंट सी। किस बिंदु पर, मैंने कहा तो इनसाइड। इनसाइड की बात कर लें तो इनसाइड Q इक्वल टू 0। याद कीजिए, आवेश कहीं पर पढ़े होंगे, आवेश हमेशा सतह पर होता है, अंदर में आवेश नहीं होता है, हमेशा सतह पर। तो आवेश किस पर बिखरे हुए हैं, सतह पर बिखरे हुए हैं आवेश। तो क्या हो जाएगा, यदि Q बराबर 0 तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल टू 0, चूंकि Q 0। तो एट पॉइंट C मीन्स इनसाइड, C ही नहीं, याद कर लीजिए, यहां पर ध्यान देंगे, ये बिंदु न C है। चाहे यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां यहां कहीं भी, खोखले गोले के अंदर कहीं पर भी चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। इसके दो वजह हैं। खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं होते हैं, तो सतह से यदि अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं खींची जाए तो सभी जाकर के केंद्र पर मिल जाएंगे। क्या विद्युत बल रेखा के यही गुण पढ़े हैं कि एक बिंदु पर जाकर के मिल जाए, इसलिए भी संभव नहीं है खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो खोखले गोले के अंदर कहीं पर भी जाओ तो विद्युत क्षेत्र के मिलेगा 0। तो होता है ये एप्लीकेशन समाप्त। अब इनका देखते हैं हम लोग ग्राफ। क्या देखेंगे, ग्राफ देखते हैं कैसे आता है। तो इनको फटाक से नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देंगे और ग्राफ बना देंगे, फिर आपको ग्राफ समझा देंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं ग्राफ। इसको ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं, ग्राफ। अब मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पर दिखाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इस पर किसको दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पर दिखाते हैं हम लोग रेडियस। किसको दिखाएंगे, त्रिज्या, आर, स्मॉल आर। इस पर त्रिज्या को दिखाते हैं। यहां एक छोटा सा क्या कर लें, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा एक गोला बना लेते हैं। वो भी कैसा, खोखला गोला। ठीक, ये क्या हो गया, ये खोखला गोला। इसका केंद्र O और त्रिज्या यहां पर आइए, एकदम ऐसे गिरा दीजिए, इसको नीचे की ओर गिरा दें। तो नीचे की ओर जैसे ही गिरा दें तो R इक्वल टू क्या होगा, R। याद कीजिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। आज जैसे ही इससे बढ़ने लगेंगे आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड करने लगेगा, होने लगेगा कम, ये नीचे की ओर गिरने लगेगा। अब फिर इसके बाद कहिएगा कितने दूर में, तो इतने दूर में 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से यहां जब तक सतह से माने केंद्र से सतह तक जाएंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ऐसा ही चलता है, केंद्र से जब तक हम सतह पर आएंगे तब तक ग्रेविटेशनल फील्ड 0, और जैसे ही सतह पर आए ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में मैक्सिमम। ये थ्योरिकल नहीं, वो सिद्धांत कहता है, इसलिए इसको भी कह दिए उतना। यहां भी देखें कि केंद्र के अंदर क्या था, एक गोले के अंदर 0, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ ये डॉटेड लाइन नहीं, सॉलिड लाइन, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ये क्या हो रहा था, ये गिर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। याद कीजिए, सतह पर, कहां पर, सतह पर E बराबर क्या है, कांस्टेंट। वह बिंदु y बिंदु कौन, ए था ना,
तो ई बराबर क्या आया था, क्यू बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का हुआ था? क्या इसको यहां यदि हम ऐसे कहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं? इस पर ये r इक्वल टू आर, इस पर हम दिखा रहे हैं किसको, r को, इस पर दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या यहाँ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो रहा है? तो ऐसा ही होता है खोखले गोले के कारण। किसके कारण है ये? खोखले गोले के कारण। एक नंबर ये सतह पर, ये 2 नंबर सतह के बाहर, और तीसरा नंबर यदि हम कह ले कहीं पर, यहीं पर यदि तीसरा नंबर कह लें सतह के अंदर, तो E बराबर 0, जो आप यहां देख रहे हैं या फिर यहां देख रहे हैं। इतने दूर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। सीधा यहां जैसे ही रेडियस इसके बराबर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पर पहुंचा। छाप लें ग्राफ को फटाक से। तो चलिए नंबर चौथा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। क्या है? आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देख लीजिए, ये बिंदा 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 ये दिखा रहे हैं, ये ठोस गोला है, त्रिज्या आर है, यहां पर पढ़िए। माना कि माना कि केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर वाले कोई आवेशित ठोस गोला है। ठीक, एक बार देख लो, बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है। ठोस गोला है जिसका आवेश घनत्व रो, नहीं दिखाई दे रहा, आवेश घनत्व रो तथा कुल आवेश क्यू है। यहां मैंने तुमने हम सब ने सोचा कि ये लिख देना आवश्यक होगा कि ठोस गोले होने के कारण, ठोस गोला ठोस होने के कारण आवेश संपूर्ण बल्क मीन्स बॉडी पार्ट, क्या कहते हैं, इंटायर पार्ट में फैला है। इससे क्या होगा? ये क्यों लिख दिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, माथा फिर गया है? नहीं, माथा फिरा नहीं है। कहने का है कि आवेश, तो कुल आवेश कितना है? क्यू है। तो Q जो है, तो ये गोला तो ठोस है, मटेरियल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है। तो ये आवेश जो है, ये संपूर्ण गोला के अंदर स्थूल भाग में, क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट में फैल जाएंगे, जिसके वजह से यहाँ माने केंद्र से आगे बढ़ते हुए आवेश का मान क्या करेगा? वेरी करेगा। क्या आवेश घनत्व भी बदलेगा? नहीं, आवेश घनत्व तब बदलता है जब क्या? असमान आवेशित चार्ज रहता है, नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म के अंतर्गत हम लोग जा रहे हैं। भाई बात समझ में? आइए चलते हैं किसके नियम से, फ्रॉम कूलम्स नहीं, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो क्या कहेंगे? E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एपिसिलॉन नॉट, क्यू बाय एपिसिलॉन नॉट। अब क्यू तो हम कह नहीं सकते, क्यू हम कह नहीं सकते हैं, तो क्या कहेंगे? तो आइए कुछ कह लेते हैं। तो क्यू को क्या मान लेते हैं? क्यू डैश मान लीजिए, अपना क्या जाता है, लेकिन इसका और क्रियाक्रम कर लेते हैं। तो E ds, यहां देखिए डॉट को हम सीधा बदल रहे हैं, डॉट को हम सीधा बदल दे रहे हैं, वो सब बातें नहीं लिखेंगे। आप लोग अब समझदार हो चुके हैं। क्यों लिख दिए सीधा? यहाँ cos थीटा होना चाहिए था, लेकिन सीधा सीधे लिख दिए। देख रहे हैं ना, डायरेक्शन क्या है? एक ही है, तो ये हो गया, ये हो गया, तो हो गया। तो E डॉट E ds इंटीग्रेशन ds इक्वल टू क्यू बाय क्या हो जाना है? एपिसिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएंगे? देखिए ये क्षेत्रफल है, तो गोला तो अभी भी गोला ही है, तो गोला का क्षेत्रफल पाई आर है, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एपिसिलॉन
नॉट। इसको इधर भेज दीजिए तो E बराबर क्या हो जाएंगे, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। समीकरण कह लो 1। इसी समीकरण को हम बाद में बना देंगे एट पॉइंट ए, मीन्स कहां आउटसाइड। तो आउटसाइड होने के कारण पॉइंट ए क्या कहते हैं, स्फीयर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज। स्फीयर रिगार्डेड एज पॉइंट का अर्थ इक्वल टू क्या होगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। ये कहां चल गया, एट पॉइंट ए आउटसाइड ऑफ स्फीयर के बाहर। तो इनको करिए फटाक से, छापेंगे फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, सतह पर निकालते हैं, इसके अंदर निकालते हैं। फटाक से छाप लीजिए। तो चलिए इनको छाप लिए होंगे और इनको करते हैं मिटांग। इक्वेशन 1 से हमें काम है, मिटा रहे हैं। मनाकी उनाकी वगैरह छाप लिए होंगे, हाँ छाप लिए होंगे, समझदार हैं आप लोग। चलिए तो क्या करें अब चलते हैं। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू भी नहीं, रो गुना वॉल्यूम। तो Q इक्वल टू रो, वॉल्यूम किसका भैया, स्फीयर का ना, तो 4/3 या पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना, तो E इक्वल टू Q की जगह पर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये हो गया, गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर से 4 पाई से 4 पाई मारा, 4 से 4 मर गया, ये 3 रह गया। अब कौन बच गया, कौन बच गया, तो ये मर गया। तो क्या बच गया, E बराबर रो R बाय 3 एप्सिलॉन, समीकरण 2। चले एट सरफेस मीन्स पॉइंट बी, एट सरफेस पॉइंट बी। तब इनको मिटा लेते हैं, इनकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो पॉइंट बी पर जैसे ही जाएंगे तो R इक्वल टू क्या होना मांगता है, R इक्वल टू R। तो क्या हो जाएगा जब R इक्वल टू R होगा, तो E बराबर रो R बाय 3 एप्सिलॉन। ये कहां हुआ, एट सरफेस। अब जरा देखिए इनसाइड माने एट पॉइंट सी, रो तो रो ही रहेगा। अब R का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, तब जरा देखिए R लेस देन R हो जाएगा। ये देखो R लेस देन R, तो E इक्वल टू क्या हो जाएंगे, रो R बाय, यही समीकरण आ रहा है, रो R बाय एप्सिलॉन। 0 नहीं होगा ना। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल में यहां भी तो आवेश है, 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 यहां भी तो आवेश है। अब मटेरियल के अंदर आवेश नहीं होने की संभावना नहीं है, आवेश हर जगह फैली हुई है। फिर कहिएगा क्या कि ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस की बात कहां चली गई। तो पहले आवेश यहां हुआ करता था, जो जिसको नीचे की ओर लाना पड़ता था।
अब आवेश जहां है वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आगे की ओर बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो यहां हो गया ये। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि सतह पर आर, अब इससे ये आर इससे ज्यादा होगा नहीं, सतह से जैसे ही इसको ग्रेटर देन करेंगे तो फिर वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां देखिए क्या हो गया, सतह के अंदर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है? R का। सतह से बाहर तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया? E बाय आर स्क्वायर का। बात समझ में आ रहे हैं? इसको मिटाएं, छाप लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 मिटा, छाप लिए होंगे। चलिए मिटा रहे हैं, फटाक फटाक छाप लिए हो जी, नहीं छापे हो? देखो जी, यहाँ पर 3 है और यहाँ से 3 गायब हो गया, यहाँ 3 होगा। यहाँ क्या लगा लगे? 3। तो उम्मीद करते हैं पहले से छाप करके रखे होंगे। नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या कीजिए, इसको 3 लगा लीजिए। इनको हम कर रहे हैं अब मिटान। तो चलिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक बार और देख लेते हैं स्थिति, एक आध स्थिति देख लेते हैं क्या होता है। तो चलिए वो फॉर्मूला तो मिटा दिए। तो सतह से बाहर ये हो गया। अब जरा देखते हैं सतह के अंदर। सतह के अंदर तो देख लिए ये हो गया, सतह के बाहर ये हो गया। अब जरा देखिए केंद्र पर देख लीजिए, R इक्वल टू 0। R जब हो गया भैया 0 तो E बराबर तो हम लोग पढ़े थे ये, R इक्वल टू 0 तो पूरा टर्म। तो सॉलिड स्फीयर के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो धरती के जब केंद्र पर जाएंगे तो गुरुत्व क्षेत्र क्या हो जाता है? 0। इसलिए स्मॉल g का वैल्यू वहां 0। उससे तुलना करके हम लोग देख रहे थे, केंद्र पर क्या हो गया? 0 हो गया। केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आइए इनका क्या देख ले हम लोग, ग्राफ। ये चलेगा। यहाँ क्या कर लें, एक गोला बना लेते हैं, छोटा सा बड़ा सा। ये इसका क्या है? सतह। तो यहां से चलेगा यूं और यहां से चलेगा, अरे ये बात समझ में? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का। यहाँ R बराबर हो गया R मैक्सिमम, और यहाँ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पर किसको दिखा रहे हैं? डिस्टेंस। छाप लोगे? थोड़ा लंबा चौड़ा भी बना लेना, क्या जाता है। तो केंद्र से सतह तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ता है और सतह से जैसे ही और आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता है। तो सबसे मैक्सिमम कहां हुआ? सतह पर। ये क्या है? मैक्स ई मम कहां पर? ऑन द सरफेस। मैक्सिमम होगा कहां पर? सतह पर, जहां R बराबर हो जाएंगे R। छाप लिए। तो उम्मीद है ये छाप लिए होंगे, ये ग्राफ भी समझ गए होंगे कैसे बनता है। गोला के केंद्र से सतह तक विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, सतह से जैसे ही हम दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र घटेगा दूरी के वर्ग के अनुपात में। यहाँ पर दूरी के समानुपाती में, माने त्रिज्या के अनुपात में ये क्षेत्र बढ़ेगा। सबसे ज्यादा कहाँ? मैक्सिमम ऑन द सरफेस। तो आज की कहानी एक बार फिर से देख लीजिए, क्या क्या हुआ देख लिए होंगे। तो आज की कहानी को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर खत्म करेंगे और इसको 5-7 बार प्रैक्टिस करते रहें। जितना बार हो सके उतना बार प्रैक्टिस करें, करते जाएं।
तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा। जाते जाते एक बात कहते जाएंगे, यदि बढ़िया लगे तो थोड़ा वो जो कहते आए हैं वो सब कर देना। धन्यवाद।